दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए यूपी पुलिस एसआई न्यू वैकेंसी 2025 फॉर्म फिलअप अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर के 4543 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने का आपके पास सुनहरा और बड़ा अवसर है। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। आवेदन करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा जिससे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाए। अप्लाई करते समय आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल किस प्रकार से फिल करोगे, कैसे आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस दोगे, कैसे आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करोगे, किस तरह से आप अपने सभी डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर कितने केबी में अपलोड करोगे, फीस पेमेंट से लेकर रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको अपना फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई कर लेना होगा, कैसे आप अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करोगे। तो पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं यूपी पुलिस एसआई फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से यूपी पुलिस एसआई का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड की ओर से सब इंस्पेक्टर एसआई सिविल पुलिस मेल फीमेल, प्लाटून कमांडर पीएसी, प्लाटून कमांडर स्पेशल फोर्स और सब इंस्पेक्टर फीमेल बटालियन की पोस्ट निकली हुई है। 4543 वैकेंसीज है। इसमें आप देख सकते हो सब इंस्पेक्टर एसआई सिविल पुलिस मेल फीमेल के लिए 4242 वैकेंसीज है, प्लाटून कमांडर पीएसी के लिए 135 है और स्पेशल फोर्स प्लाटून कमांडर के लिए 60 पद है। सब इंस्पेक्टर फीमेल बटालियन के लिए 106 पद खाली है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 11 सितंबर 2025 है। 9300 से 34800 सैलरी है। ग्रेजुएट डिग्री बैचलर से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 28 वर्ष आयु सीमा है। फीस यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 500 है, एससी एसटी के लिए 400 है, जो कि आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटन एग्जाम, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के आधार पर। यहाँ पर आपको मेल और फीमेल के लिए हाइट, चेस्ट, रनिंग की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी गई है, जो कि आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अप्लाई आप ऑनलाइन कर सकते हो। यूपी उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है UPPRPB.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके आप इसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की अलग अलग पोस्ट के लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी गई है। उसके बाद में यहाँ पर आपको आवेदन शुल्क जमा करने की, किस कैटेगरी को किस प्रकार से कितना आवेदन शुल्क जमा करना होगा, इसकी इंफॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन की जानकारी भी आपको यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो रिटन एग्जामिनेशन का पैटर्न आपको दिया गया है। फिजिकल क्राइटेरिया की आपको डिटेल मिल जाएगी, कितनी यहाँ पर आपकी हाइट रहेगी, चेस्ट कितनी रहेगी और रनिंग आपको कितनी करनी होगी। हिंदी में पूरी जानकारी आपको फिजिकल क्राइटेरिया से रिलेटेड भी इसी पीडीएफ में मिल जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से कंप्लीट करना होगा, कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर कितने केबी में अपलोड करने होंगे, लाइव फोटो आपको किस प्रकार से अपना कैप्चर करना होगा, पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप इस पीडीएफ में मिल जाएगी। तो अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आप ये यहाँ से सिलेबस भी रीड आउट कर सकते हो। पूरा लिखित एग्जाम का यहाँ पर सिलेबस पैटर्न के साथ में आपको सब्जेक्ट वाइज दे दिया गया है इस पीडीएफ के एंड में। तो आवेदन करने से पहले आपके नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। ये पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पोर्टल ओपन होते ही आपको कुछ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराए गए हैं। आपको यहाँ पर इन्हें केयरफुली रीड कर लेना है। ये आपके ओटीआर के बारे में इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं कि कैसे आपको ओटीआर करते हुए इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इन इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड करें। उसके बाद यहाँ पर आप ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और गाइस फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ
यहाँ पर गाइज अगर आपने पहले से अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर रखा है, अब यहाँ पर यूपी पुलिस की भर्ती में अप्लाई करने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड कर दिया है। यहाँ पर आपको यूपी पुलिस की किसी भी भर्ती पर अप्लाई करने के लिए अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ पर अगर आपने पहले से अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर रखा है तो यहाँ पर आपको लॉगिन के सेक्शन में आना है और यहाँ पर आप लॉगिन विद अकाउंट, लॉगिन विद आधार आईडी या फिर लॉगिन विद डिजी लॉकर, इन ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए लॉगिन करके अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और गाइज अगर आप यहाँ पर 2025 से किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो यूपी पुलिस की, तो यहाँ पर आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको क्रिएट योर वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR अकाउंट का ये अलग से सेक्शन दिया गया है। यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको रजिस्टर हियर की इस टैब पर क्लिक करके अपना OTR करना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप रजिस्टर हियर की स्टेप पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए अपना OTR कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर पहले आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है, फिर आपको अपना वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है और अपना पासवर्ड क्रिएट करते हुए यहाँ पर आपको अपना OTR कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है और फिर आपको जनरेट ईमेल OTP और जनरेट मोबाइल OTP के इन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर OTP आएंगे, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और फिर गाइज आपको यहाँ पर वेरीफाई एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको चेक बॉक्स को ओके करना है कि यहाँ पर आपने अपनी 18 साल आयु कंप्लीट कर ली है। फिर यहाँ पर आपको अपनी सहमति प्रदान करनी है अपनी वेरिफिकेशन के लिए। उसके लिए आपको ये डिटेल हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड कराई गई है। आप किसी भी लैंग्वेज में रीड करने के बाद यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करें। सुनना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस डिटेल को सुन भी सकते हैं और फिर आप अपनी सहमति यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पर आप अपना वेरिफिकेशन दो तरह से कर सकते हो। आप आधार के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कर सकते हो या फिर डिजी लॉकर के थ्रू आप अपना वेरिफिकेशन यहाँ पर कर सकते हो। और अगर आपके पास आधार और डिजी लॉकर नहीं है तो इनके बिना भी यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके लिए आपको आई एम नॉट करंटली रजिस्टर्ड विद आधार और डिजी लॉकर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी डिटेल्स यहाँ पर आपको मैन्युअली एंटर करते हुए अपनी वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट कर लेनी होगी, अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर हम आपको बता दें सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए आधार वेरिफिकेशन का रहेगा। यहाँ पर हम आपको सजेस्ट करेंगे आप आधार के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कर लें। यहाँ पर बाद में भी आपको अपना वेरिफिकेशन करना होगा आधार के थ्रू। जब आप किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे तो हम आपको सजेस्ट करते हैं आप आधार के थ्रू अपना वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट करें। तो जैसे ही यहाँ पर आप वेरिफिकेशन थ्रू आधार के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको जनरेट आधार OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिससे आपका आधार कार्ड लिंक है, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइज आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आधार के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपका आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है इंडिया। उसके बाद यहाँ पर आपको आपके आधार के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी, जैसे कि आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर और फिर यहाँ पर बस अब आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, यानी कि जो आपका नाम आपकी 10वीं की मार्कशीट में है वो एज इट इज आपको यहाँ पर टाइप करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग DDMMYY फॉर्मेट में। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम दोबारा से टाइप करना है अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपके पासवर्ड के लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए।
मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। हम यहाँ पर आपको सैंपल के तौर पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग अपना पासवर्ड एंटर करें। वही पासवर्ड आप यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करें। उसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट के चेकबॉक्स को ओके करें और फिर गाइज आप प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल केयरफुली चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर बस अब आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइड क्रिएट एन अकाउंट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने मैसेज शो होगा कि यहाँ पर खाता बनाने के बाद आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे अगर यहाँ पर आप प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। और अगर आप चेंज आउट करना चाहते हैं तो इस मैसेज को कट करें और एडिट करके अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर सभी चीजें ओके हैं तो अब यहाँ पर आपको प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका यूपी पुलिस की इस वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको इन तीनों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। यहाँ पर आप लॉगिन विद अकाउंट, लॉगिन विद आधार आईडी, लॉगिन विद डिजी लॉकर के इस ऑप्शन पर क्लिक करके किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए आप लॉगिन करें और फिर अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। यहाँ पर अगर आप लॉगिन विद अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है या फिर ईमेल आईडी एंटर करनी है। अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है जो आपने OTR करते हुए क्रिएट किया है। फिर यहाँ पर आपको लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मोड ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको एक OTP सबमिट करना है अपनी ईमेल आईडी पर या फिर मोबाइल नंबर पर। आप इनमें से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करें, सेंड OTP टू ईमेल या फिर सेंड OTP टू फोन। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी या फोन पर एक OTP आएगा जिस पर आप क्लिक करेंगे, जिस भी ऑप्शन पर वो OTP आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और उसके बाद फिर गाइस यहाँ पर आपको लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पर आपको कुछ इन इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेना है फॉर्म अप्लाई करने से पहले और फिर यहाँ पर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टेप पर क्लिक करना है या फिर आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन की सेकंड टैब पर क्लिक कर देना है। इनमें से आप किसी भी टैब पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपको यूपी पुलिस SI और अन्य पोस्ट की जो ये भर्ती निकली है उसका ये सेक्शन यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। अब यहाँ पर इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए गाइज आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको यहाँ पर अप्लाई की इस टैब पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर गाइज आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, फिर आपको कुछ अन्य डिटेल्स देनी है, अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको देनी है, फिर यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फिर यहाँ पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी है और अपने फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट करते हुए और फीस पेमेंट कर देना है और अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। तो इन स्टेप्स को यहाँ पर आपको अपनी इस एप्लीकेशन फॉर्म में 1 बाय 1 करके कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर अपने इन स्टेप्स को कंप्लीट करने के लिए अब आपकी पर्सनल डिटेल का सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जो आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइम पर प्रोवाइड कराई थी जब आपने अपना OTR किया था, जैसे कि आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी। बस यहाँ पर अब आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड या फिर डाइवोर्स या फिर विडोवर, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे। फिर अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट की डिटेल देंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूइंग डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट से आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। फिर किस अथॉरिटी ने आपको इशू किया है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करें, ADM, सिटी मजिस्ट्रेट, DM, SDM या फिर तहसीलदार। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें, किस डेट को इशू हुआ है वो डेट आप सेलेक्ट करें। अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन नंबर एंटर करें, उसका सीरियल नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। और अगर आप यूपी के निवासी नहीं हैं तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं तो आपको अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा, यानी कि जनरल कैटेगरी में आपको काउंट किया जाएगा। चाहे आप SC है, ST है या फिर OBC है तो आपको जनरल कैटेगरी में यहाँ पर काउंट किया जाएगा अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं हो।
फिर यहाँ पर आपको कुछ भी डिटेल प्रोवाइड नहीं करानी होगी। यूपी से हैं तो आपको अपनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की डिटेल यहाँ पर देनी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, SC, ST, OBC या फिर EWS, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी यहाँ पर उसकी डिटेल देनी होगी। उसके लिए यहाँ पर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूइंग डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, किस डिस्ट्रिक्ट से आपके पास आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है। उसके बाद आपको किस रैंक के अधिकारी ने वो इशू किया है, ADM, सिटी मजिस्ट्रेट, DM, SDM या फिर तहसीलदार, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। किस डेट को इशू हुआ है वो डेट सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर उसका एप्लीकेशन नंबर एंटर करें, सीरियल नंबर एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है, फिर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है और यहाँ पर अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपकी कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आपका डिस्ट्रिक्ट शो कर दिया जाएगा। इस तरह से अपनी ये सभी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपनी सभी डिटेल्स को यहाँ पर सेव कर देना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कुछ और डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल देंगे। जैसे कि यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र जारी करने वाला जिला आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि किस जिले से हैं। फिर यहाँ पर आपको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि सेलेक्ट करनी है, फिर उस प्रमाण पत्र का सीरियल नंबर आपको देना है, फिर आपको किस अथॉरिटी ने इशू किया है उसकी डेजिग्नेशन यहाँ पर आपको एंटर करनी है, जैसे कि DM, तहसीलदार या फिर सिटी मजिस्ट्रेट, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करें। और अगर आप यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित नहीं हैं तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको आगे की डिटेल नहीं देनी होगी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप EX सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे। कब आपने ज्वाइन की थी अपनी सर्विस वो डेट सेलेक्ट करें, कब डिस्चार्ज हुए हैं वो डेट सेलेक्ट करें। इन डेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी सर्विस कैलकुलेट करके आपको ईयर, मंथ और डेज में शो कर दी जाएगी। और अगर आप EX सर्विसमैन कैंडिडेट नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आगे की डिटेल फिर आपको नहीं देनी होगी, वो डिसेबल कर दी जाएगी। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश के राज्य के कर्मचारी हैं और आपके पास अपेक्षित प्रमाण पत्र हैं, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कब आपने राज्य की सेवा शुरू की थी, यानी कि अपनी जॉब स्टार्ट की थी, वो डेट आपको सिलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपको NOC इशू कब हुई थी वो डेट आपको सिलेक्ट करनी है। फिर इनके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पर सेवा की अवधि कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। NOC का सीरियल नंबर यहाँ पर आपको देना होगा अपनी, फिर NOC आपको किस अथॉरिटी ने इशू कराई है उसका यहाँ पर आपको रैंक देना होगा, डेजिग्नेशन देनी होगी। इस तरह से अपनी डिटेल यहाँ पर आपको फिल करनी है। और अगर आप यहाँ पर राज्य के कर्मचारी नहीं है उत्तर प्रदेश के, आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल सेव कर देनी है और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है, किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन आपकी किसी भी डिसिप्लिन में हो, यहाँ पर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी होगी जो कि मैंडेटरी है। फिर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है, वो भी मैंडेटरी है। और उसके बाद आपको अपनी डिग्री की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करनी है, ग्रेजुएट डिग्री की या फिर इसके इक्विवेलेंट अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है तो उसकी डिटेल आपको देनी होगी। तो यहाँ पर 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले आपको बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको पासिंग डे, मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लेना है जब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की थी। आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपको अपने 10वीं क्लास का जो सर्टिफिकेट है उसका सीरियल नंबर यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको ऐड की ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी 10वीं क्लास की डिटेल को यहाँ पर ऐड कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल ऐड कर देनी है। यहाँ पर इसमें अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो आप पेंसिल
पेंसिल के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और एडिट कर लें। इसे डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपकी 10वीं क्लास की डिटेल ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल ऐड करनी है। उसके लिए यहाँ पर आपको 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट आपको इस टैब पर क्लिक करना है और यहाँ पर अब आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल को ऐड कर देना है। इसे भी आपको सेम ऐसे ही ऐड करना है जैसे आपने 10वीं क्लास की डिटेल ऐड की है। यहाँ पर भी आपको सबसे पहले बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। फिर आपने उसे किस डे, मंथ और ईयर को पास आउट किया है वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास का रोल नंबर एंटर करना है, उसके सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर एंटर करना है और ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल भी ऐड कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपकी 10वीं क्लास की और 12वीं क्लास की डिटेल सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। इन्हें आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर ले, डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर ले। और अब यहाँ पर गाइस आपको अपनी बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। उसके लिए यहाँ पर आपको बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट की स्टेप पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल भी सेम ऐसे ही प्रोवाइड करा देनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। उसके बाद किस डे, मंथ और ईयर को आपने कंप्लीट की है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अपनी ग्रेजुएशन का रोल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है, सीरियल नंबर आपको सर्टिफिकेट का एंटर करना है और उसके बाद आपको ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन की डिटेल ऐड हो जाएगी। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन की सभी डिटेल्स ऐड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट मार्कशीट और बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट और मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करना होगा। अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए गाइज आपको यहाँ पर अपलोड के इन ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप जिस भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे उसके सामने यहाँ पर आपको ये एरो का चिन्ह दिया गया है, आपको अपलोड के इस चिन्ह पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको आपके जो ये डॉक्यूमेंट है ये 1 MB से कम होने चाहिए, PDF फॉर्मेट में आपके ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपको यहाँ पर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने इन डॉक्यूमेंट्स को 1 by 1 करके अपलोड यहाँ पर आपको कर देना है। और फिर यहाँ पर आप व्यू के इन ऑप्शन पर क्लिक करके आप जिस भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे उसके सामने आपको यहाँ पर व्यू का ऑप्शन दिया गया है। आप इन ऑप्शन पर क्लिक करके इन्हें व्यू कर लें। गलती से कुछ गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है तो आप डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। इसके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर जब आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे अपने वेब कैमरा या फिर मोबाइल फोन से तो यहाँ पर आपका जो फोटो होगा वो बिना टोपी, बिना चश्मे के होना चाहिए। फ्रंट व्यू आपका बिल्कुल बेस्ट होना चाहिए। यहाँ पर जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे तो आपके चेहरे की विशेषताएं स्पष्ट होनी चाहिए। किसी भी वस्तु जैसे मास्क, बाल, कपड़ा, छाया, आभूषण आदि से ढका नहीं होना चाहिए। चेहरे के मुख्य भाग जैसे कि माथा, आंखें, नाक और ठुड्डी बालों, कपड़ों या छाया से ढके नहीं होने चाहिए। यहाँ पर अगर आप चश्मा पहनते हैं तो फोटो में चश्मे पर चमक, प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए और आंखें आपकी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए जब आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे। और आपको ये भी सुनिश्चित करना होगा कि फोटो की जो पृष्ठभूमि है वो साफ और सादी हो, जिसमें कोई भी ध्यान भटकाने वाली चीज या वस्तु न हो, यानी कि आपके फोटो का बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए, व्हाइट। यहाँ पर अपना लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए आपको कैप्चर लाइव इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। गाइज आपको इस सर्कल के अंतर्गत अपना हेड रखना है, अपना प्रॉपर पोजीशन में सर आपको इस सर्कल के अंतर्गत लाना है। अपनी आंखों को यहाँ पर आपको ब्लिंक करना है और फिर आपको कैप्चर के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लेना है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कुछ रिजेक्टेबल एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। आप यहाँ पर सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फोटोज के ऑप्शन पर क्लिक करें, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। इन फॉर्मेट्स में यहाँ पर आपके फोटो रिजेक्टेबल होंगे और इस फॉर्मेट में आपका फोटो यहाँ पर एक्सेप्टेबल होगा।
तो यहाँ पर सभी दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है अपने वेब कैमरा या फिर मोबाइल फोन के थ्रू। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर के लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आपके जो सिग्नेचर होंगे वो व्हाइट पेपर पर ब्लैंक इंक पेन से होने चाहिए एक बॉक्स के अंदर। उस बॉक्स का साइज 50 mm इंटू 20 mm होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर उसकी पिक्सल्स में अगर बात करें तो आपका जो बॉक्स होगा उसकी विड्थ यहाँ पर 140 पिक्सल होनी चाहिए, हाइट 60 पिक्सल होनी चाहिए। फिर यहाँ पर आपको जो अपने सिग्नेचर करने हैं वो कैपिटल लेटर्स में नहीं करने हैं, स्मॉल लेटर्स में आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर करने होंगे। सिग्नेचर की फाइल का फॉर्मेट जेपीजी, जेपीईजी या फिर जेपीई होना चाहिए। यहाँ पर आकार हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, 50 mm से 20 mm के बीच में, यानी कि 140 इंटू 60 पिक्सल के जो बॉक्स होगा उसमें आपके सिग्नेचर होने चाहिए। और यहाँ पर आपके सिग्नेचर की फाइल का साइज 5 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। हस्ताक्षर केवल आवेदक के ही होने चाहिए, किसी और के नहीं होने चाहिए। अगर आपके हस्ताक्षर यहाँ पर वेरीफाई नहीं होंगे तो फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। गाइस, यहाँ पर इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड कर देना है। और यहाँ पर जब आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, इनका साइज कम या ज्यादा है तो आप इन्हें दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पर आपको अपने इंटरनेट ब्राउजर पर जाना है, वहां पर गूगल में जाकर आपको इमेज रिसाइजर टाइप करना है। मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होंगी, किसी भी वेबसाइट को ओपन करें, वहां पर आप जिस डॉक्यूमेंट का साइज दी गई रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप सेट करना चाहते हैं उसे आप अपलोड करें और दी गई रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसका साइज सेट करके उसे डाउनलोड करके यहाँ पर आप अपलोड कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद, लाइव फोटो कैप्चर करने के बाद और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको सेव कर देना है। और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आप जिस पोस्ट को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसके सामने के प्लस के ऑप्शन पर आप फर्स्ट नंबर पर क्लिक करेंगे, वो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर ऐड हो जाएगी। और जिसे आप सेकंड, थर्ड जिस भी नंबर पर रखना चाहते हैं उसके सामने प्लस के निशान पर आपको उसी नंबर पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस प्रोवाइड कर सकते हो। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि आपने जिन पदों के लिए आवेदन करने में रुचि रखी है उसके लिए आपने अपनी पोस्ट प्रेफरेंस की जांच कर ली है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास कंप्यूटर में ओ लेवल का प्रमाण पत्र है, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपना ओ लेवल का प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। आपको यहाँ पर ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना ओ लेवल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। इस फाइल का साइज आपका यहाँ पर 1024 KB से कम होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी ये फाइल होनी चाहिए। और गाइज, अगर यहाँ पर आपके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट नहीं है कंप्यूटर में तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट होगा तो फिर यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी इस भर्ती में, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप टेरिटोरियल आर्मी में सेवा दी है आपने कभी, अगर दी है तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपना सेवा प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। उसके लिए भी आपको ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। इस फाइल का साइज भी यहाँ पर 1024 KB से कम होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी ये फाइल होनी चाहिए। नहीं की है आपने यहाँ पर सेवा तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, अगर है तो आप यस करें और फिर यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट आप अपलोड कर दें। ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और उसे यहाँ पर आप अपलोड कर दें। 1024 KB से कम पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी फाइल होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा इस भर्ती में, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है और इस घोषणा पत्र को पढ़ना है। यहाँ पर आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है। मैंने विज्ञप्ति का अध्ययन किया है और मैं इसे समझ लिया है तथा स्वयं को इन पदों के लिए आवेदन करने हेतु पात्र पाया है। इन डिटेल्स को आपको 1 बाय 1 करके रीड आउट कर लेना है और इन सभी चेकबॉक्सेस को आपको 1 बाय 1 करके ओके कर देना है। फिर यहाँ पर आपको एडिशनल डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप घोषणा करते हैं या फिर करती हैं कि आप अविवाहित या फिर विधुर या फिर विधवा है, या आप केवल एक ही जीवित पति या फिर पत्नी है, और आप यह भी घोषणा करते हैं या फिर करती हैं कि आपने ऐसी स्त्री या पुरुष से विवाह नहीं किया है जिसका पहले से पति या फिर पत्नी जीवित है। तो यहाँ पर आपको येस या नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आप इन डिटेल्स को
केयरफुली रीड करें और अपने अकॉर्डिंग यस या नो में यहाँ पर आप ऑप्शन प्रोवाइड करा दें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको कभी किसी स्थापित न्यायालय के द्वारा कभी भी दोषी नहीं ठहराया गया है, तो यहाँ पर आप यस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। आप घोषणा करते हैं या फिर करती हैं कि आपने कभी भी राजकीय सेवा से आपको बर्खास्त नहीं किया गया है, यहाँ पर आप यस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो इन डिटेल्स को आपको केयरफुली रीड करना है, यस या नो में अपना आंसर प्रोवाइड करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको अपना पैलेस एंटर करना है और फिर गाइड आपको यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर अब तक आपने जो पीछे फॉर्म फिल किया है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो यहाँ पर आप एडिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट कर सकते हैं और अगर सभी चीजें ओके हैं तो बस यहाँ पर गाइस अब आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा, आप डिटेल रीड करें और सबमिट के इस ऑप्शन पर फिर दोबारा से क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, लेकिन कंसीडर इसे आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट पे करना है। गाइस यहाँ पर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फीस है, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 400 रुपये फीस यहाँ पर तय की गई है। फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करने के लिए पे विद एसबीआई ई पे के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके करें और उसके बाद फिर गाइस आगे बढ़ें /प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने फीस पेमेंट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से आप अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन रहेगा। आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ पर अगर यूपीआई आईडी के थ्रू फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो आप एंटर यूपीआई आईडी के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आप अपनी यूपीआई आईडी एंटर करें और वैलिडेट यूपीआई आईडी के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दे यूपीआई आईडी के थ्रू। और अगर आप यूपीआई आईडी के थ्रू फीस पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, क्यूआर कोड के थ्रू फीस पेमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप यूपीआई क्यूआर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आप पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपको ये क्यूआर कोड शो कर दिया जाएगा। आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फिर यहाँ पर आप अपने डैशबोर्ड में आकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर सकते हो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। और यहाँ से भी आप व्यू एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के 4543 खाली पदों को भरने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।